हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू डीलिस्टिंग रूल्स फॉर पीएसयू। अब यहाँ पे पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डीलिस्टिंग क्या होता है? देखो, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स मतलब जब कंपनी अपने शेयर पहली बार मार्केट में लॉन्च करती है इन द फॉर्म ऑफ आईपीओस। उसमें क्या करती है कंपनी? अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है और इन्वेस्टर से पैसा उठा लेती है। तो उसे हम बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। फिर बाद में वो जो शेयर्स जो एक बार मार्केट में उतर गए, उनको फिर इन्वेस्टर्स आपस में बाय एंड सेल करते रहते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। अब डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? जब कंपनी अपने लिस्टेड शेयर्स को शेयर मार्केट से वापस खींच लेती है, वापस उठा लेती है, इन्वेस्टर से वापस बाय बैक कर लेती है, उसे हम बोलते हैं डीलिस्टिंग। अब यहां पे क्या बोला है सेबी ने? जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 90% या उससे ज्यादा की है, वैसे पीएसयूज के लिए हम जो डीलिस्टिंग नॉर्म्स हैं, डीलिस्टिंग रूल्स हैं, उनको थोड़ा इजी कर देंगे। कौन से पीएसयूज के लिए? जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 90% या उससे ज्यादा की है। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे दो पीएसयू का एग्जांपल लेते हैं। एक ले लेते हैं हम पीएसयू 1 और एक ले लेते हैं पीएसयू 2। अब पीएसयू 1 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है 70% की। तो जो रिमेनिंग 30% है वो किसके पास होगा? पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 30%। अब यहीं पे दूसरा पीएसयू जो है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है 90% की। तो यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होगी? 10% की। तो यहां पे देखो सेबी ने क्या बोला है? जब पब्लिक के पास आपका कंट्रीब्यूशन, आपका हिस्सा ही काफी कम है, तो आप उनसे वापस लोगे तो आपके लिए रूल्स थोड़े इजी होने चाहिए। इसलिए उन्होंने सेकंड पीएसयू को क्या बोला है? आपके लिए हम थोड़े से रूल इजी बना देंगे, क्योंकि आपकी कंपनी का सिर्फ 10% हिस्सा पब्लिक के पास है और आपने सिर्फ 10% हिस्सा अपना वापस लेना है। तो इसलिए आपके लिए थोड़े से रूल्स हम इजी रखेंगे। वहीं जो पीएसयू 1 है, इसमें पब्लिक के पास 30% हिस्सा है इस कंपनी का। तो आपने जब 30% हिस्सा अपना वापस लेना है, तो आपके लिए रूल्स हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स रखेंगे। तो यही बात यहां पे बोली है सेबी ने, कि जो पीएसयू जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 90% या उससे ज्यादा की है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 90%, यानी कि पब्लिक के पास कितनी है? 10%। और उससे ज्यादा यानी कि 91 होगी तो पब्लिक के पास कितनी होगी? 9%। 92 होगी तो 8%। मतलब पब्लिक के पास 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं है, 10% या उससे कम की हिस्सेदारी है। तो आपने अगर इतना छोटा अमाउंट अपना वापस लेना है, इतना छोटा शेयर अमाउंट अपना वापस लेना है, तो आपके लिए हम रूल्स थोड़े से इजी कर देंगे। और वहीं जहां पे पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग आपकी 10% से ज्यादा की है, तो आपके लिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स रूल्स रखेंगे। ये चीज बोली है यहाँ पे सेबी ने। और यहाँ पे रूल्स इजी क्या किए हैं? देखो, पहले क्या होता था? जब भी आपको अपने शेयर्स वापस बाय बैक करने हैं, तो जो आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, उनका उनमें से 2/3 जो शेयर होल्डर्स है उनका अप्रूवल लगता था। कि जैसे समझ लो, एक कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, समझ लो 30। तो 30 में से 2/3 निकाल लो आप। 20 शेयर होल्डर्स जब बोलेंगे हाँ जी हाँ, कोई नहीं, आप डीलिस्ट कर दो अपने शेयर्स, तो ही जाके कंपनी डीलिस्ट कर सकती थी। पर ये इस पीएसयू पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन से पीएसयूज में? जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप 90% या उससे ज्यादा की है, उस पर ये 2/3 वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अब देखो, कंपनी जो अपने शेयर्स वापस खरीद रही है, वापस ले रही है इन्वेस्टर से, तो वो उनको कितने प्राइस पे लेगी, वो कैसे कैलकुलेट होएगा? तो यहां पे इन्होंने 3 मेथड बताए हैं। 3 मेथड कौन से? पहला बोला है 52 वीक्स का हम क्या लेंगे? वॉल्यूम वेट एवरेज लेंगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज लेंगे 52 वीक्स का। अब ये क्या क्या मतलब है? समझ लो, एक दिन, मतलब 1 तारीख को समझ लो, कंपनी के शेयर की प्राइस थी 100 रुपए और कंपनी ने करीबन 200 शेयर्स का ट्रेड हुआ। ठीक है, फिर सेकंड डे को क्या हुआ? कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ गई, 105 रुपए हुई। और उस दिन कंपनी के शेयर्स का ट्रेड कितने हुआ? 300 शेयर्स का ट्रेड हुआ। फिर तीसरे दिन क्या हुआ? कंपनी के शेयर की प्राइस और बढ़ गई, समझ लो 110 रुपए हो गई। और उस दिन टोटल 500 शेयर्स का ट्रेड हुआ। तो यहां पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज कैसे निकलेगी? तो देखो, 100 शेयर इंटू 200, मतलब 100 रुपए इंटू 200 शेयर्स, तो ये कितना हो गया आपका? 20,000। फिर 105 रुपए का एक शेयर, टोटल शेयर का ट्रेड कितना हुआ? 300 शेयर्स का। तो यहां पे कितना प्राइस बन गया? 31,500। फिर यहां पे एक शेयर की वैल्यू 110 रुपए, टोटल शेयर्स कितने हैं? 500। तो यहां पे कितनी वैल्यू बन गई आपकी? 55,000। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? लगभग लगभग 1,06,500। और ये टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1,000। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कितनी होगी? 1,06,500 अपॉन 1,000। तो मतलब वेटेड एवरेज कितनी आई? 106.5 रुपए। तो ये होता है आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज।
मतलब आपके पिछले 52 वीक्स में शेयर के प्राइस क्या रहे, कितने शेयर ट्रेड हुए, उनका वॉल्यूम वेट एवरेज निकाल लेंगे हम। पहला मेथड ये, ठीक है। तो यहां पे मैं मेथड्स लिख देता हूं। पहला मेथड क्या है आपका, 52 वीक्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बोला है मैक्सिमम प्राइस इन 26 वीक्स, लास्ट 26 वीक्स, पिछले 26 हफ्तों में जो मैक्सिमम प्राइस था वो ले लेंगे हम। तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब यहां पे क्या बोला है सेबी ने, देखो हो सकता है पिछले एक साल से आपका शेयर जो है वो क्रैश कर रहा हो, तो आपका 52 वीक्स वेटेड एवरेज भी काफी कम आएगा। फिर पिछले 26 हफ्तों का जो मैक्सिमम प्राइस आएगा वो भी काफी कम आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो अब आप अपने शेयर्स बाय बैक करोगे तो इन्वेस्टर्स को काफी लॉस हो जाएगा। उन्होंने खरीदे हायर अमाउंट में होंगे, पर उसके बाद आपकी कंपनी क्रैश ही करती गई, तो जिससे क्या हुआ, आपका 52 वीक्स का एवरेज भी कम आया, पिछले 26 हफ्तों का मैक्सिमम प्राइस भी कम आया। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को कम पैसे मिलेंगे उनके शेयर्स के। तो यहाँ पे सेबी ने एक मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। हर शेयर्स की, मतलब जो भी डिलिस्ट होंगे शेयर्स, उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी हुई है, मिनिमम फ्लोर प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन तीनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी वो हम कंसिडर करेंगे फ्लोर प्राइस के लिए। अब समझ लो, जैसे 52 वीक्स का वेटेड एवरेज आया आपका 100 रुपए, समझ लो, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस इन 26 वीक्स आया आपका, समझ लो 110 रुपए। और सेबी ने इस पीएसयू के लिए मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रखी थी, समझ लो 90 रुपए पर शेयर। तो इन तीनों में से हायर वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू हम कंसीडर करेंगे एज अ फ्लोर प्राइस। अब यहां पे इस वैल्यू पे नहीं शेयर वापस परचेज करेगी कंपनी। कंपनी को क्या बोला है, ये तीन वैल्यूज में से जो भी हायर वैल्यू होगी उसको आप कंसीडर करोगे और उसका एटलीस्ट 15% और बढ़ा के दोगे आप। मतलब 110 का 15% कितना हुआ, मतलब 110 का 15% बढ़ा के देना है आपने, तो यानी कि 115%। तो ये वैल्यू कितनी आई है आपकी, लगभग ये वैल्यू आई आपकी 126.5 रुपीज। मतलब आपके ये तीन ऑप्शंस है, ठीक है। 52 वीक्स का वेटेड एवरेज, पिछले 26 हफ्तों में जो सबसे मैक्सिमम प्राइस है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेबी ने रखी है, ठीक है। इन तीनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू हायर होगी वो आपने कंसीडर करनी है, और उस वैल्यू से 15% ऊपर, एटलीस्ट 15% ऊपर आपने प्राइस सेट करना है अपने बाय बैक का, एटलीस्ट 15% ऊपर, यानी कि 115%। जो भी इन तीनों वैल्यू का 115% होगा वो आपने मिनिमम प्राइस रखना है। इसको आप 116 भी कर सकते हो, 117 भी कर सकते हो, 118 भी कर सकते हो, 120 भी कर सकते हो, पर 115 से नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे ये बात भी होगी, ठीक है, कितने प्राइस में आप खरीदोगे। अब लास्ट बात आती है, देखो बाय चांस किसी कारणवश किसी इन्वेस्टर ने अपने शेयर को वापस रिटर्न नहीं किया, तब क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला है सेबी ने, कि एक जो इन्वेस्टर है जिसके पास पीएसयू का शेयर है, ये उसके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है अपना शेयर वापस कंपनी को देने के लिए, अपना शेयर वापस कंपनी को बेचने के लिए 1 साल का टाइम है। अगर वो 1 साल तक भी अपना शेयर वापस नहीं करता है कंपनी को, किसी भी कारणवश, किसी काम में उलझा हुआ था, या फिर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चली हुई थी उसमें बिजी था, या उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में था, कुछ भी बात हो, अगर वो 1 साल तक अपना शेयर वापस कंपनी को नहीं देता है, जो कंपनी डीलिस्ट हो रही है, उस सिनेरियो में कंपनी ने क्या करना है, जैसे ही इस इन्वेस्टर का 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर इस इन्वेस्टर के पास जितने भी शेयर होंगे उसकी वैल्यू जितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो हमने अभी कैलकुलेट किया, इस मेथड के अकॉर्डिंग इसके शेयर्स की जितनी भी वैल्यू बनेगी, वो पैसों को क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को एक जमा करके रखने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास। इस कंपनी को, इस पीएसयू को क्या करना पड़ेगा, समझ लो एक इन्वेस्टर है जिसके पास है समझ लो 100 शेयर, 100 शेयर्स। अब कंपनी ने क्या निकाला, डीलिस्टिंग वैल्यू निकाली 126.5 रुपए की, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस इन्वेस्टर को 1 साल के अंदर अपने 100 शेयर जो हैं वो कंपनी को वापस देने पड़ेंगे। पर किसी भी कारणवश ये जो इन्वेस्टर है ये अपने 100 शेयर कंपनी को वापस नहीं कर पाया, तब क्या होगा, जैसे इसका 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो जिस दिन 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हुआ उसके अगले 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 100 शेयर्स इंटू 126.5 रुपीज, इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे को स्टॉक मार्केट के पास रखना पड़ेगा। और फिर इन्वेस्टर के पास 7 साल का टाइम है,
7 साल में वो कभी भी क्या कर सकता है, अपने शेयर्स को वापस दे सकता है कंपनी को, और वहां से स्टॉक मार्केट से अपने पैसों को क्लेम कर सकता है। और देखो यहाँ पे इन्वेस्टर को अपने शेयर देने ही पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि समझ लो एबीसी कंपनी है, अब ये कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है और मेरे पास गलती से 100 शेयर बच गए इस कंपनी के, तो मैं अगर मार्केट में इसको सेल भी करने जाऊंगा ना, तो कोई मेरे से परचेज ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कंपनी डीलिस्ट हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, इस शेयर की वैल्यू ही नहीं रहेगी मार्केट में। तो मैं इसको बेचना भी चाहूंगा तो मेरे से कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी क्या हो रखी है, डीलिस्ट। तो मेरे को हार फार के क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी कंपनी को ही बेचना पड़ेगा वापस। तो कंपनी ने क्या है, जितना मेरा अमाउंट होगा पैसों का शेयर का, अगर मैं 1 साल में वापस नहीं करता हूं, तो वो पैसों को वो जमा कर देगी स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और मेरे पास 7 साल का टाइम होगा अपने शेयर वापस दे दूं कंपनी को, और वहां से स्टॉक एक्सचेंज से क्लेम कर लूं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली नोटिफिकेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग इनविट्स नॉर्म के ऊपर। अब यहाँ पे क्या किया है सेबी ने, जो हमारे इनविट्स नॉर्म है इनको रिवाइज किया और इसमें 3 चेंजेस लाए हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करते हैं हम इनविट की। इनविट होता क्या है? इनविट होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है? ये भी एक तरीके का जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, वैसे ही इनविट होता है। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं हम, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देते हैं, बदले में म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट परचेज कर लेते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, उन पैसों से क्या किस में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ईटीएफ्स में, उधर इन्वेस्ट करती है। वैसे इनविट में क्या होता है, हम इनविट में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा इनविट वालों को देंगे, बदले में उनसे यूनिट्स परचेज कर लेंगे। फिर इनविट वाले उन पैसों को क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आपके पावर प्लांट हो गए, हाईवेज हो गए, रोपवेज हो गए, टेलीकॉम टावर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, उनमें इन्वेस्ट करेंगे ये इनविट्स वाले। ठीक है, अब देखो मैं इसका बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है, उस पर काफी ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, उस पर काफी ज्यादा टोल कलेक्शन हो रहा है। तो अब मेरे मन में ख्याल आ रहा है यार कि ऐसे हाईवे में मेरे को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हाईवे बनता है पता नहीं कितने हजार करोड़ का, ठीक है, उतने पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं सीधा हाईवे में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूं। तो हाईवे वाली अथॉरिटी क्या करती है, ठीक है, उसका इनविट बना देती है और आपको कुछ यूनिट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपसे बदले में पैसे ले लेगी और उस पैसे को प्रोजेक्ट में लगाएगी। फिर वहां से जो टोल कलेक्शन से जो भी पैसा आएगा वो आपको डिविडेंड के रूप में वहां पे देती रहेगी। ऐसे काम चलता है इनविट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है सेबी ने, कि जो हमारे इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इनविट्स, इनविट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, तो पहले मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता था, मिनिमम कितना परचेज करना पड़ता था इन इन्वेस्टर्स को प्राइमरी मार्केट में, लगभग 1 करोड़ या फिर 25 करोड़। ठीक है, जैसे जिस जिस हिसाब का इन्विट होगा उस हिसाब से क्राइटेरिया होता था, मिनिमम 1 करोड़ या 25 करोड़ का क्राइटेरिया होता था, कितने अमाउंट का इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इनविट में, इन प्राइमरी मार्केट। पर अब यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, कि अगर कोई इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में इनविट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मिनिमम क्राइटेरिया 1 करोड़ से घटा के कितना कर दिया, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज। अब यहाँ पे मतलब क्या है प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का? देखो, जब भी कभी कोई कंपनी पहली बार अपना कोई भी चीज लेकर आ रही है, जैसे अपने शेयर्स लेकर आ रही है, ये इनविट्स लेकर आ रही है, और वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को दे रही है, तो वो कहाँ पे देगी, प्राइमरी मार्केट में। वो सारा डील जो होती है वो कहाँ होती है, आपकी प्राइमरी मार्केट में। इसमें कंपनी की डायरेक्ट सेल होता है, डायरेक्ट सेल करती है किसको, इन्वेस्टर्स को। कोई भी चीज जैसे अपने शेयर्स कर देगी या इनविट यूनिट्स कर देगी, डायरेक्ट सेल करेगी इन्वेस्टर्स को, और डायरेक्ट इन्वेस्टर से पैसा किसको जाएगा, कंपनी को। अब जब ये इन्वेस्टर के पास ये यूनिट्स आ गई, अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है 1 महीने बाद कि मेरे को इस यूनिट से काफी फायदा हो गया है, अब ये अपनी यूनिट्स बेच के पैसे लेना चाहता है। तो ये जब यूनिट्स बेचेगा, ये किसको बेचेगा, ये दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचेगा। और ये सारी डील कहां होती है, ये होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होती है, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर के बीच में डील होती है। अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, एक ए नाम का आदमी होगा, एक बी नाम का आदमी होगा। ए नाम के पास शेयर होंगे, ठीक है, कुछ शेयर होंगे, समझ लो 50 शेयर है, ठीक है, 100 रुपए के। अब इसके जो शेयर की प्राइस है समझ लो ये हो गया 110 रुपए। अब ए को लगेगा यार मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक शेयर पे, मेरे पास 50 शेयर है, मेरे को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मैं निकलता हूं। तो ये क्या करेगा, ये अपने शेयर ना सेल कर देगा सेकेंडरी मार्केट में। वही सेकेंडरी मार्केट में एक बंदा होगा बी नाम का, उसको लगेगा यार शेयर 110 रुपए के हैं, आगे जाके ये 130 के होंगे, मैं खरीद लेता हूँ। तो जब ये इन्वेस्टर्स के बीच में डील होती है, बाय और सेल होता है, वो कहाँ होता है आपका, सेकेंडरी मार्केट में। पर प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डील होती है, कंपनी अपना हिस्सा बेचती है, इन्वेस्टर उसको खरीदता है और कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए और बी बाय एंड सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना ही नहीं है। चाहे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का हो रहा है, कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी ने पहली बारी में पैसा ले लिया, वो कहाँ लिया, प्राइमरी मार्केट में।
तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनविट्स में इन प्राइमरी मार्केट, मिनिमम लिमिट कितनी है, मिनिमम क्राइटेरिया कितना है कि आपको कम से कम कितने अमाउंट का खरीदना पड़ेगा, 25 लाख रुपए का। और सेकेंडरी में कितना है मिनिमम, सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी में भी मिनिमम कितना है, 25 लाख। सेकेंडरी में पहले भी मिनिमम 25 लाख था, पर प्राइमरी में पहले क्या था, मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए का खरीदना पड़ना था या 25 करोड़ का खरीदना पड़ना था, डिपेंड ऑन किस टाइप का इनविट है, ठीक है। पर अब उस क्राइटेरिया को मिनिमम कर दिया कितना, 25 लाख रुपए पे। अब किसी को प्राइमरी मार्केट में इनविट की यूनिट्स खरीदनी है तो मिनिमम कितने पैसे की खरीदनी पड़ेगी, 25 लाख की, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन में एक कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, वो क्या है, रिलेटेड पार्टीज का। अब ये रिलेटेड पार्टीज का मतलब क्या है, जैसे समझ लो एक कंपनी है हमारी, ठीक है, एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है हमारी XYZ। अब इसके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से एक डायरेक्टर का क्या है, एक डायरेक्टर ने क्या किया है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अब यहां पे क्या बोला गया है, देखो जैसे इस कंपनी XYZ ने क्या किया, अपना एक इनविट लॉन्च किया, इनविट लॉन्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया, इनविट लॉन्च किया। अब यहां पे सेबी क्या बोलता है, जब भी कोई इनविट लॉन्च होगा, जब भी कोई इनविट लॉन्च होगा, उसमें क्या है, उसमें मिनिमम कुछ परसेंटेज रखा होता है, हर इनविट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रखा होता है कि आपने ये इनविट लॉन्च किया है तो इसमें मिनिमम इतना जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए आपके इनविट में, मिनिमम क्राइटेरिया रखा होता है सेबी ने, ठीक है। हर इनविट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, पर कुछ क्राइटेरिया रखा होता है हर इनविट में कि जैसे आप इनविट लॉन्च कर रहे हो तो आपको इतना परसेंट अपने इनविट का पब्लिक शेयर होल्डिंग में होना चाहिए, मतलब पब्लिक के पास होना चाहिए इतना। अब यहां पे क्या था, पहले क्या होता था कि जो हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैसे होते हैं, जैसे आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, ठीक है, जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं जिनके पास बड़ा बहुत सारा पैसा होता है उनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब यहाँ पे क्या होता था पहले कि अगर कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर किसी इनविट में इन्वेस्ट कर रहा है, पर वहां पे दिक्कत क्या थी, इस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में जो जैसे समझ लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो कर रही है इस इनविट में इन्वेस्ट जिसको लॉन्च किया कंपनी XYZ ने, पर इस म्यूचुअल फंड कंपनी में जो शेयर है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी शेयर है इस म्यूचुअल फंड कंपनी में। तो यहां पे क्या बोला जाता था कि ये होगी आपकी रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज मतलब इस कंपनी के मालिक जो हैं उनमें से एक मालिक का कुछ हिस्सा ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में है जो कि हमारी कंपनी के ही इनविट खरीद रहा है, तो इसको हम पब्लिक शेयर होल्डिंग नहीं मानेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टीज। पर अब सेबी ने क्या बोला है कि ये जो रिलेटेड पार्टीज है इनको आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका मतलब मैं फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं फिर से बताता हूं एक बारी, एक मिनट। यहां पे मतलब क्या है, जैसे एक कंपनी है हमारी XYZ, कंपनी XYZ, इन्होंने एक इनविट लॉन्च किया। अब सेबी ने क्या बोला है, जब भी आप कोई इनविट लॉन्च करोगे आपके इनविट का कुछ हिस्सा पब्लिक के पास होना चाहिए, ठीक है, ये बात सेबी ने बोल रखी है। तो पहले क्या होता था, समझ लो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, और म्यूचुअल फंड कंपनी किस में आती है आपकी, QIB में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में। इन्होंने इस इनविट में इन्वेस्ट कर रखा है, पर यहां पे दिक्कत क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इसकी जो ओनरशिप है उसमें कुछ हिस्सा इस कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी है। तो फिर इस कंपनी को हम किस निगाह से देखेंगे, इस म्यूचुअल फंड कंपनी को पहले किस निगाह से देखते थे, रिलेटेड पार्टीज की निगाह से, रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता था एज अ रिलेटेड पार्टी, इसको हम पब्लिक इन्वेस्टर कंसिडर नहीं करते थे। पर अब सेबी ने क्या बोला है कि जो कंपनी इनविट इशू कर रही है उसका रिलेशन किसी भी कंपनी के साथ हो और वो कंपनी उसके इनविट में अगर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रही है, तब भी हम उसको क्या मानेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, उसको रिलेटेड पार्टी इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। ये कंसेप्ट है दूसरा, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, कैश फ्लो का। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा हल्का सा। देखो एक होती है आपकी होल्डको, ये क्या है, होल्डिंग कंपनी। अब जैसे कि समझ लो एक कंपनी है हमारी XYZ कंपनी, XYZ कंपनी। अब इसके पास दो प्रोजेक्ट है, एक है प्रोजेक्ट समझ लो आपका हाईवे का,
एक प्रोजेक्ट है इसका हाईवे का, और एक प्रोजेक्ट है इसका पावर प्लांट का, ठीक है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, दो पार्ट्स में डील करेगी, एक हाईवे के लिए, एक पावर प्लांट के लिए। तो इन्होंने क्या करते हैं, हर सेक्टर के लिए एक अलग अलग एसपीवी बना देती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो कि उस प्रोजेक्ट को डील करेगा, और उस प्रोजेक्ट से जो भी अर्निंग आएगी वो किसको देगा, होल्डको को, होल्डिंग कंपनी को। इस केस में होल्डिंग कंपनी कौन सी है, ये है होल्डको, ठीक है, होल्डिंग कंपनी जो ओनर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये है हमारा समझ लो हाईवे, और ये है हमारा पावर प्लांट। तो दो एसपीवी बना दिए, ठीक है, हाईवे और पावर प्लांट। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाईवे में टोल टोल कलेक्शन हुई, ठीक है, टोल कलेक्शन हुई हमारी समझ लो 5 करोड़ रुपए। और यहाँ पे पावर प्लांट से कलेक्शन हुई 3 करोड़ रुपए। अब इन्होंने क्या किया था, इसके इनविट बना के लोगों को बेच रखे थे। अब जाहिर सी बात है, जो ये इनको कलेक्शन आ रही है, इसमें से इनको क्या करना पड़ेगा, जो इनविट इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हमारी यूनिट परचेज कर रखी है, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो पहले सेबी ने क्या बोला था, जो भी आपको एसपीवी से कलेक्शन आएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल से कलेक्शन आएगी, वो क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी को। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, XYZ कंपनी। होल्डिंग कंपनी को जितनी भी कलेक्शन आएगी एसपीवी से, स्पेशल पर्पस व्हीकल से, वो सारी की सारी इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बेशक इसको पैसों की जरूरत हो, XYZ कंपनी को कुछ नुकसान हो रखा हो, तब भी इसको क्या करना पड़ेगा, एसपीवी से जो भी कलेक्शन आएगी सारी की सारी इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी। मतलब 5 लाख 5 करोड़ 3 करोड़, टोटल 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए सारे के सारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड होंगे। पहले ये क्राइटेरिया था। अब क्या बोला है सेबी ने, कि जो होल्डिंग कंपनी है, XYZ कंपनी जो है यहाँ पे, इसको जो लॉस हो रहा है पहले वो उसको माइनस कर ले, फिर जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्टर्स में दान किया जाएगा डिविडेंड के रूप में। मतलब यहाँ पे देखो, स्पेशल हाईवे वाले से कितना आया, 5 करोड़, ठीक है, पावर प्लांट से कितना आया, 3 करोड़, और समझ लो XYZ कंपनी को 2 करोड़ का लॉस है। 2 करोड़ का लॉस है, या बिजली का बिल भरना, कुछ भी है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे XYZ कंपनी क्या करेगी, 8 करोड़ रुपए इसको मिल गए एसपीवी से। पहले क्या होता था, ये 8 करोड़ के 8 करोड़ इसको देने पड़ते थे इन्वेस्टर्स को। बेशक इसको 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, फिर भी इसको 8 करोड़ इन्वेस्टर्स को देने पड़ते थे। पर अब क्या बोला सेबी ने, कि जैसे इसने स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 8 करोड़ दिए XYZ कंपनी को, इसमें से ये अपना 2 करोड़ माइनस कर लेगी, ठीक है, जो जो इसको रिक्वायरमेंट होगी, लॉस जो भी इसको भरपाई करनी होगी, 2 करोड़ माइनस कर लेगी, और सिर्फ 6 करोड़ रुपए अब इन्वेस्टर्स को देने डिविडेंड के रूप में। ये बोला है सेबी ने अब अपने तीसरे पॉइंट में, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो इनका मेन फोकस क्या है, कि जो आप इनविट्स बेच रहे हो वो किस पे बेच रहे हो, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं, और इसको चला कौन रहा है, इसकी मेन कंपनी कौन सी है, XYZ कंपनी। अगर आप उसको अपना नुकसान की भरपाई नहीं करने दोगे, कल को नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि उसके ये प्रोजेक्ट्स फेल कर जाएंगे, और उसके प्रोजेक्ट्स फेल करके तो डेफिनेटली इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए ही हम बोल रहे हैं कि XYZ कंपनी को जो अपने खर्चे हैं वो निकालने दो, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग कस्टोडियन। अब यहां पे सेबी ने क्या बोला है, कि अगर कोई कंपनी काम करना चाहती है एज ए कस्टोडियन, तो अब जो नेटवर्थ का क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। अब हमने नेटवर्थ का क्राइटेरिया थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। वो क्या चीज है ये सब समझते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कस्टोडियन की। कस्टोडियन होता क्या है, कस्टोडियन एक कंपनी होती है जो कि काम करती है कैसा, एक मतलब सेफ डिपॉजिट का काम करती है। वो अपने इन्वेस्टर्स के बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, मनी हो गया, उसको अपने पास सेफ रखती है, और साथ ही साथ उनको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस भी देती है, इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करती है। कौन, कस्टोडियन। तो यहाँ पे क्या था, अगर किसी कंपनी को कस्टोडियन की तरह काम करना है, ऑपरेट करना है, तो उसे लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, सेबी से। और पहले नेटवर्थ क्राइटेरिया कितना होता था, मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए एक कंपनी को, अगर उसको कस्टोडियन का लाइसेंस लेना है सेबी से, तो पहले होता था 50 करोड़ रुपीज का। पहले होता था 50 करोड़ रुपीज का। अब सेबी ने क्या कर दिया है, इस क्राइटेरिया को इंक्रीज कर दिया, मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया को। अब ये बढ़ा के कितना कर दिया है, 75 करोड़ रुपीज। मतलब अब किसी कंपनी को लाइसेंस लेना है सेबी से फॉर वर्क एज कस्टोडियन, तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 75 करोड़ की, 75 करोड़। ये तो होगी नई कंपनी की बात। अब जो पुरानी कंपनी है, जो 50 करोड़ के हिसाब से लाइसेंस ले चुकी है सेबी से, और वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है एज अ कस्टोडियन, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सेबी ने बोला है कि आपको अपनी नेटवर्थ 50 करोड़ से बढ़ा के 75 करोड़ ले जानी पड़ेगी। 50 करोड़ से इंक्रीज करके उसको 75 करोड़ ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए हम आपको 3 इयर्स का टाइम दे रहे हैं, 3 साल का टाइम दे रहे हैं हम आपको। आप अपनी नेटवर्थ 50 करोड़ से बढ़ा के 75 करोड़ ले जाइए। किसके लिए, जिनको पहले से ही लाइसेंस मिल चुका है कस्टोडियन का। और वहीं जो नई कंपनी है, जैसे समझ लो अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, ये सितंबर की न्यूज़ है। अब जैसे नवंबर में कोई कंपनी अप्लाई करना चाहती है कस्टोडियन के लिए, तो उसको मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी, 75 करोड़ की। वहीं किसी कंपनी ने इसी साल जनवरी में
इसी साल जनवरी में समझ लो कस्टोडियन का लाइसेंस ले लिया, तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया कितना था, 50 करोड़ का। पर उसको क्या करना पड़ेगा, अगले 3 साल में इसको बढ़ा के 75 करोड़ लेके जाना पड़ेगा। अब ये तो बात होगी हमारी लिमिट की, ठीक है, नेटवर्थ क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऐसा क्यों किया, सेबी ने इसको इंक्रीज 50 करोड़ से बढ़ा के 75 करोड़ क्यों कर दिया, ताकि जो कस्टोडियन है उसके पास इनफ मनी हो, किस चीज के लिए, कि कल को कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ तो उसको कवर कर सके ये, ठीक है। फिर कोई ऑपरेशनल या फाइनेंशियल शॉक आया तो उसको एब्जॉर्व कर सके और एक स्मूथ ऑपरेशन मेंटेन करके रखे। इसलिए इन्होंने क्या किया है, इसके जो नेटवर्थ क्राइटेरिया है इसको बढ़ा दिया 50 करोड़ से, कितना ले गया, 75 करोड़। साथ ही साथ सेबी ने एक चीज और बोली है कस्टोडियन को क्या बोली है, कि आप कोई भी चीज फेक या एग्जैजरेट करके नहीं स्टेब्लिश करोगे एज एडवर्टाइजमेंट। जैसे कोई कंपनी बोले कि हम सबसे बेस्ट कस्टोडियन है इंडिया में, हमारी सर्विसेज लीजिए, तो अगर आपको कोई बेस्ट कस्टोडियन का अवार्ड ना मिला हो, या आपको किसी ने रिकमेंड, मतलब जैसे फॉर्ब्स लिस्ट ये सब नहीं होती, उसमें कहीं बोला ना गया हो कि आप बेस्ट कस्टोडियन है इंडिया के, तब तक आप ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। फिर जैसे आप बोल रहे हो कि वी हैव नेवर हैड एनी लॉस, हमें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे से इन्वेस्टमेंट करवाइए। बेशक आपको पास्ट में नुकसान हो भी रखा हो और फिर भी आप फेक ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हो कि हमारे को कभी नुकसान नहीं हुआ है, आप हमसे इन्वेस्टमेंट कराइए, तो वो भी सब मना कर दिया है। फिर आप फेक प्रोमिस नहीं करोगे, जैसे कि 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, वैसे वैसे आप कोई फेक नैरेटिव नहीं डालोगे, जो सच्चाई है वही स्टेटमेंट आप पब्लिश करोगे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। ये चीज बोली है सेबी ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, सेबी ने इनके रूल्स में कुछ चेंजेस लाए हैं। अब वो क्या चेंजेस लाए हैं उसको समझने से पहले हम समझते हैं इंट्राडे क्या होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है इंट्राडे की, ठीक है, फिर ये डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फिर ये स्पेकुलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, इन सब की अगर आपने पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको कैपिटल मार्केट के ऊपर वीडियो मिल जाएगी और 3 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो वहां पे हमने पूरा डीप में कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस किया हुआ कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो इंट्राडे बेसिकली क्या होता है, आप सेम डे में एक चीज को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ये होता है इंट्राडे। मतलब आपने सुबह कुछ चीज खरीदी तो शाम को आप उसको बेचोगे ही बेचोगे, और अगर आपने सुबह कुछ चीज बेच दी तो शाम को आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा, ये होता है आपका इंट्राडे। और वहीं इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, जैसे समझ लो मैं इंट्राडे कर रहा हूं, एक मैंने एसबीआई का शेयर सुबह खरीद लिया, ठीक है, एसबीआई का शेयर सुबह खरीद लिया, तो शाम को मेरे को उसको बेचना ही पड़ेगा, ये हो गया इंट्राडे। और ये किया मैंने एसबीआई का, एक कंपनी का, ठीक है। वही मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी आता है एक, जिसमें आपके इंडियन बैंक सारे बैंक्स के शेयर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अगर मैंने इंट्राडे की, तो ये क्या हुआ मेरा इंडेक्स इंट्राडे। वैसे ही जैसे कि निफ्टी 50 आता है आपका, निफ्टी 50 उसमें क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड की गई होती हैं। तो जब मैं निफ्टी 50 में इंट्राडे करूंगा तो ये क्या होगा, इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग। वहीं मैं अगर किसी समझ लो रिलायंस की कंपनी का इंट्राडे कर रहा हूं, तो वो मेरा इंट्राडे इंडेक्स ट्रेडिंग में नहीं इंक्लूड होगा। इंडेक्स कौन से होते हैं, जो आपके एक सेट रखा होता है, जैसे बैंक निफ्टी क्या है, एक सेट है, उसमें आपके इंडियन बैंक्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। फिर निफ्टी 50 क्या है, एक सेट है जिसमें आपके इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं। फिर ऐसे ही आपका आईटी का होता है सेट, ठीक है, फिर ऐसे ऑटोमोबाइल्स का सेट होता है, तो वो क्या होता है, इंडेक्स ट्रेडिंग। तो ये जो रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर है। जैसे अगर मैं एसबीआई का शेयर में इंट्राडे कर रहा हूं, उसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे। वहीं बैंक निफ्टी का इंट्राडे फॉलो कर रहा हूं मैं, तो उसमें ये वाले रूल्स फॉलो होंगे। मतलब ये रूल्स किस पे एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है आप लाइव सेक्शन में जाओगे नहीं, कैपिटल मार्केट की वीडियो देखोगे नहीं और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको हल्का सा एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इंट्राडे में दो चीजें होती है, एक होता है आपका लॉन्ग और एक होता है आपका शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाई, और शॉर्ट का मतलब होता है सेल, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। अभी देखो इस वक्त टाटा मोटर्स का शेयर शायद 680 690 के आसपास चल रहा है, पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि टाटा मोटर्स का शेयर है समझ लो 500 रुपए, ठीक है। टाटा मोटर्स शेयर 500 रुपए।
अब टाटा मोटर्स की एक न्यूज़ आई है कि ये क्या करेंगे, अपनी कंपनी को डीमर्ज कर देंगे, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर्स अलग कर देंगे एंड कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर्स अलग कर देंगे। और जिसके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर है उनको 1:1 में दोनों के शेयर मिल जाएंगे। समझ लो अभी आपके पास टाटा मोटर के शेयर है 100, ठीक है। अब जब डीमर्जर हो जाएगा, पैसेंजर व्हीकल अलग हो जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगे, तो ये 100 शेयर्स भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। 100 आपको पैसेंजर व्हीकल के मिल जाएंगे, 100 आपको कमर्शियल व्हीकल के शेयर्स मिल जाएंगे। ये असली में होएगा भी, ठीक है, 15-16 के आसपास होना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दो टाइप के ट्रेडर होंगे। एक होगा कि वो सोचेगा ये न्यूज़ आई है, इसकी वजह से क्या होगा, टाटा मोटर्स के शेयर जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, उनके प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। तो वो क्या करेगा, बाय कर लेगा, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेगा इंट्राडे में। मतलब वो सुबह शेयर टाटा मोटर्स के खरीद लेगा 500 शेयर, ठीक है। और सोचो उसने खरीदे आपके 1000 शेयर, 500 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी चाहिए होगी इसको, टोटल कैपिटल तो ये चाहिए होगी इसको 5 लाख रुपए। अगर वो सच्ची में टाटा मोटर्स के 1000 शेयर 500 के हिसाब से खरीदेगा तो उसको 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, पर उसके पास 5 लाख रुपए है नहीं। तो वो क्या करेगा, इंट्राडे करेगा। अब इंट्राडे में क्या फायदा होता है, आपको पूरी कैपिटल नहीं देनी। जैसे इसका 5 लाख रुपया बना ना, 1000 शेयर 500 के हिसाब से, तो इसका टोटल पैसा कितना बना, 5 लाख रुपए। पर इसको ये 5 लाख देने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ 20 या 30% दे के ये पैसे ले सकता है। वो मार्जिन मनी हर शेयर्स पे अलग अलग एप्लीकेबल होता है। समझ लो इस पे मार्जिन मनी है 30% एप्लीकेबल। तो मतलब वो 1.5 लाख रुपए देगा और उसको क्या मिल जाएंगे, 1000 शेयर मिल जाएंगे टाटा मोटर्स के 500 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि उसने बाय ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब ये जो 5000 शेयर इसने खरीदे हैं, ये इसके डीमैट अकाउंट में नहीं आएंगे, ये चीज समझना। क्यों, क्योंकि इसने इंट्राडे कर रहा है और इसने सुबह खरीद लिए हैं, तो शाम को इसको बेचने ही पड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए इसको बेचने ही पड़ेंगे, इसलिए इसके ये डीमैट अकाउंट में नहीं आएंगे 1000 शेयर, ठीक है। अब इसने क्या सोचा था, इस न्यूज के बाद ये जो टाटा मोटर्स का शेयर है ये 500 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 520 रुपए, ठीक है, ये इसने सोचा था। अब यहाँ पे एक शेयर पे इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसने 1000 शेयर सुबह परचेज किए थे, तो टोटल प्रॉफिट कितना का हो गया इसका, 20,000 रुपए का। तो शाम को जब ये सेल करेगा तो इसको ये 1.5 लाख रुपीज जो इसके थे वो तो वापस मिल ही जाएंगे, साथ में 20,000 का प्रॉफिट भी मिल जाएगा। वहीं अगर बाय चांस सिनेरियो उल्टा ले लेते हैं, इसने सोचा था बढ़ेगा रेट, पर बाय चांस रेट घट गया, रेट हो गया 490 रुपए, तो इसको एक शेयर पे कितना नुकसान हुआ, 10 रुपए का। 1000 शेयर इसने खरीदे थे, टोटल नुकसान कितना हो गया, 10,000 का। तो शाम को जब इसने सेल किया तो इसको कितने पैसे मिलेंगे वापस, 1.4 लाख रुपीज, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो इसने दे रखे थे, 10,000 का नुकसान हो गया, तो इसको 1.4 लाख रुपीज वापस मिलेंगे। और ये देखो इंट्राडे में कंपलसरी होता है, इसने सुबह बाय किया था तो शाम को इसको बेचना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम शॉर्ट की, सेलिंग की। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब ये न्यूज़ सुनी कि डीमर्जर है, ठीक है, एक इन्वेस्टर ने न्यूज़ सुनी जब ये डीमर्जर है, तो उसको लग रहा है कि यार ये तो कंपनी दो हिस्सों में टूट रही है, तो आज कंपनी का रेट जो है वो दाम जो है गिर जाएगा टाटा मोटर्स का। तो इसने क्या किया, इसने सेल कर दिया, सेल ऑप्शन एक्सेस कर लिया, ठीक है, जिसको शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इसने क्या किया, सुबह इसने सोचा कि शाम तक टाटा मोटर्स का रेट जो है वो 500 से गिर के कितना हो जाएगा, 480 रुपए, इसने ये सोचा। तो इसने क्या किया, सेल ऑप्शन एक्सेस कर लिया। अब इसने क्या किया, टाटा मोटर्स के शेयर जो है वो 500 रुपए के हिसाब से सुबह बेच दिए। अब अगर इसने सुबह बेच दिए तो शाम को इसको खरीदने पड़ेंगे। अब देखो सुबह इसने बेचा 500 रुपए के हिसाब से, शाम को समझ लो टाटा मोटर का शेयर आ गया 480 पे, तो इसने शाम को खरीदा 480 के हिसाब से, सुबह बेचा 500 के हिसाब से, तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ एक शेयर पे, 20 का। तो 1000 शेयर, अगर 1000 शेयर का ये करेगा, मतलब शॉर्ट सेलिंग करेगा, तो इसको 1000 शेयर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 20,000 का। सुबह इसने 500 का बेच दिया, शाम को इसने 480 का खरीद लिया, तो एक शेयर पे इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वहीं सोचो इसके अकॉर्डिंग बात नहीं बनती है। शाम को टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो 500 रुपए से बढ़ के पर चला जाता है 510 पे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, सुबह इसने 500 रुपए का शेयर बेचा था, शाम को तो इसको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंट्राडे कर रहा है, शाम को खरीदना पड़ गया इसको 510 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए इसको एक्स्ट्रा देने पड़े पर शेयर पे, तो इसको 10 रुपए का नुकसान हो गया एक शेयर पे। अब इसने अगर 1000 शेयर सुबह बेच दिए होंगे तो शाम को इसको 1000 शेयर परचेज करने पड़ेंगे, एक शेयर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 1000 शेयर पे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। ऐसे काम करता है आपका लॉन्ग शॉर्ट। बाकी आपने डिटेल में एकदम आराम से समझना है तो आप कैपिटल मार्केट की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है, जिसको बाय एंड सेल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, अगर कोई इन्वेस्टर
ठीक है, क्या कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है किसमें, इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड में। तो जो उसकी होल्डिंग पोजीशन है, ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसने कुछ पैसा लॉन्ग में भी लगा रखा होगा, कुछ पैसा शॉर्ट में भी लगा रखा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक इन्वेस्टर है, ठीक है, एक इन्वेस्टर है एबीसी, इसने क्या किया है, इसने शॉर्ट कर रखा है समझ लो 1,000 करोड़ का इंडेक्स फंड में। पर ये एप्लीकेबल किस पे, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड पे, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसने शॉर्ट कर रखा है 1,000 करोड़ का, लॉन्ग कर रखा है इसने समझ लो 8,000 करोड़ का। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 7,000 करोड़। तो ये क्या ट्रेडिंग कर सकता है इंडेक्स फंड में, नहीं। आपका मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का। मतलब अगर शॉर्ट 1,000 करोड़ है तो ये मैक्सिमम लॉन्ग कितना कर सकता है, 6,000 करोड़ का। तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5,000 करोड़। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए लॉन्ग एंड शॉर्ट में आपका, 5,000 करोड़। पहले कितना अलाउड था, 1,500 करोड़, अब ये बढ़ा के कितना कर दिया, 5,000 करोड़। बाकी एक चीज और बोली है यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, थोड़ी सी जगह बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेबी ने बोला है कि जब भी कोई इन्वेस्टर ट्रेड करेगा इंट्राडे इंडेक्स फंड में, तो मैक्सिमम ट्रेड कितने का कर पाएगा, 10,000 करोड़ दिन का, ठीक है, 10,000 करोड़। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझ लो एक व्यक्ति है लॉन्ग कर रहा है समझ लो 8,000 करोड़ का, शॉर्ट कर रहा है समझ लो 5,000 करोड़ का। डिफरेंस कितने का हुआ इन दोनों का, 3,000 करोड़ का। तो पहला 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 जो इनका रूल था वो तो एप्लीकेबल हो गया कि आपका डिफरेंस जो है 5,000 करोड़ से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे 5,000 करोड़ से कम का ये डिफरेंस 3,000 करोड़ का। पर अगर इन दोनों का टोटल करें तो टोटल वो एक दिन में कितना ट्रेड कर रहा है, 8,000 लॉन्ग के रूप में, 5,000 शॉर्ट के रूप में, एक दिन में 13,000 करोड़ का ट्रेड कर रहा है एक दिन में। तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो रही। उन्होंने कहा है देखो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में डिफरेंस तो 5,000 करोड़ का होना चाहिए, पर उन दोनों का टोटल एक दिन में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंट्राडे में कितनी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ की, ठीक है। और यहाँ पे सेबी ने एक चीज और बोली है, जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर्स है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनको अपने सभी ट्रेडर्स को दिन में 4 बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो कोई सी भी लिमिट ब्रीच तो नहीं कर रहे, ये 5,000 वाली लिमिट ब्रीच तो नहीं कर रहे, या फिर ये 10,000 वाली दिन की लिमिट ब्रीच तो नहीं कर रहे। ऐसा उनको 4 बार चेक करना पड़ेगा, और उन 4 में से एक बारी उनको 2:45 से 3:30 के बीच में चेक करना ही पड़ेगा। मतलब 4 बारी आप दिन में कभी भी चेक कर सकते हो, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12, 12:30, कभी भी चेक कर सकते हो। पर एक बारी आपको इस विंडो के अंदर चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, शेयर मार्केट क्लोज होता है। तो इस टाइम मैक्सिमम क्या होता है, लोग अपने चीजें को निकाल रहे होते हैं। तो इस टाइम आपकी जो मार्केट है वो बड़े ज्यादा डेविएट करती है, तो इस टाइम पे आपको चेक करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखो कि ये जो 10,000 वाली लिमिट है, ये 10,000 वाली लिमिट जो है वो आपकी दिन की है। जो 10,000 करोड़ है वो आपकी दिन की है, दिन के आप 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते लॉन्ग और शॉर्ट को मिला के। और लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। तो ये था आपका इंट्राडे इंडेक्स फंड के ऊपर ट्रेडिंग का कंसेप्ट, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।